तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के अगेंस्ट में जो दूसरी सबसे बड़ी आइडियोलॉजी या ट्रेंड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग डेवलप हुई 1930s में, उसका नाम था कम्युनलिस्ट ट्रेंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी या कम्युनलिस्ट ट्रेंड। बेसिकली क्या है कि जैसा कि मैंने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में या नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में बताया था कि ये ठीक कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के रिएक्शन में आया था, ठीक उसी तरह से ये भी कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अगेंस्ट में डेवलप होता है या उसके रिएक्शन में डेवलप होता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है, और अगर हम उन चीज़ों को समझेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसकी दशा दिशा कैसे बदलती है। एक कहावत है कि हिस्ट्री इज़ द पास्ट पॉलिटिक्स वाइल पॉलिटिक्स इज़ द प्रेजेंट हिस्ट्री। हालांकि मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, लेकिन ये जो थॉट है, ये जो सेइंग है, इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तो 1930s के आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करते हैं तो जो भी उस वक्त के आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव चलते थे और हमारे नेशनल मूवमेंट को लेकर उनके जो भी एनालिसिस होते थे, उन एनालिसिस के बेसिस पे ही वो अपने पॉलिटिक्स करते थे, और उन पॉलिटिक्स के हिसाब से ही जैसे उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को किताब में नोट डाउन किया जाता था, जिसे हम उस पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए उसको पॉलिटिकल हिस्ट्री या उसकी उस आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम नेम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कॉलोनियलिस्ट थे, जो इम्पीरियलिस्ट थे, अंग्रेज़ थे, वे जब भारत पे रूल कर रहे थे तो उनका आइडियोलॉजी शुरुआत से यही रहा है कि वो यहाँ के रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके अपने फ़ायदे के लिए उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे, और इसके बदले में वो यहाँ के लोगों को जितनी हिकारत भरी नज़रों से देखते थे या जितने उनका शोषण कर सकते थे वो करते भी थे। यही चीज़ उनके हिस्टोरियोग्राफी में भी हमने देखा है कि वो किस तरीके से वो इंडिया के जो हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन है या फिर यहाँ के जो वे ऑफ थिंकिंग है, यहाँ की सोसाइटी है, यहाँ के लोगों को एक ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट देते हैं और एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अक्सर गलत होता है। सेम दोष हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का देखते हैं, बस अंतर केवल इतना होता है कि चश्मे का अंतर हो जाता है। वहाँ पे एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव आने लगता है, एक ग्लोरियस पास्ट का कॉन्सेप्ट आने लगता है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और ये ऐसा नहीं है वैसा है। इसी के पैरेलल ही एक और आइडियोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी का ये मानना है कि देखिए, आपका जो कहना है वो ठीक है, लेकिन ऐसा बात है कि आप अलग हैं और हम अलग हैं, हमें अपने में न मिलाइए, अलग बिल्कुल। तो ये चीज़ जो डेवलप होती है इसी को हम कहते हैं कम्युनलिस्ट ट्रेंड और कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डिपेंडेंस ऑफ कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनल व्यू ऑन इंडियन हिस्ट्री, कंसेप्शन ऑफ Hindus and Muslims as antagonistic communities, view of Muslim as the ruler in medieval India, differences between nationalist and communalist view and इसके critics। तो सबसे पहले हम इस बात करते हैं कि a communal interpretation of Indian history has formed the
core of communal ideology as also a major instrument for the spread of communal consciousness. In fact, it would not be wrong to say that the communal interpretation of history has been the main constituent of communal ideology. यानी कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि कम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो है वो कम्युनलिज्म जो इंडिया में डेवलप होता है 19 और 20th सेंचुरी में, खासकर लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी में, उसके पीछे बहुत हद तक कम्युनलिस्ट वे ऑफ हिस्ट्री राइटिंग जिम्मेदार है. ये कम्युनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट और इंडियन हिस्ट्री है. इसमें दोनों की दोनों पर्सपेक्टिव आते हैं. इसमें दोनों के कम्युनल व्यू आते हैं. जैसे हिंदू कम्युनलिज्म होते हैं, मुस्लिम कम्युनलिज्म, दोनों के व्यू इसमें शामिल होते हैं. और ये काफ़ी हद तक रिलीजन और माइनॉरिटी फीलिंग के ऊपर बेस्ड होता है. और एक यहाँ पे दूसरा फैक्टर काम करता है, वो है फियर साइकोसिस. फियर साइकोसिस का मतलब होता है कि एक लोगों के अंदर एक डर का माहौल, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट करता है, जिससे कि उनके अंदर ये विश्वास जागने लगता है कि हम इस पीस ऑफ लैंड में, हम इस ज़मीन पे सुरक्षित नहीं हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. अब जैसा कि मैंने बताया, अनलाइक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हु काउंटर्ड कॉलोनियल स्टेरियोटाइप्स, communal historians based themselves almost entirely on colonial historiography of medieval India and colonial era textbook. तो अंतर इतना था कि जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव था वो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को बेस तो बनाता था, लेकिन उनके स्टेरियोटाइप जो होते थे उनका खंडन करता था. जबकि कम्युनल जो होते थे या कम्युनलिस्ट हिस्टोरियंस वो पूरे कॉलोनियल हिस्टोरियंस के ही बुक को बेस बना के अपनी किताबें लिखते थे. और सिर्फ इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द जनरलाइजेशन मेड बाय इंडियन कम्युनल हिस्टोरियन कैन बी ट्रेस्ड टू द राइटिंग्स ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन जाहिर सी बात है, इनके जो भी जनरलाइजेशन रहे होंगे वो फॉल्टी ही रहे होंगे. और ये अंग्रेज़ों के एक बहुत फेमस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल के तहत इनकी हिस्टोरियोग्राफी डेवलप होती है. तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि एक कम्युनल ट्रेंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो हिस्ट्री राइटिंग ऑफ इंडिया में डेवलप होती है वो काफ़ी हद तक ये असर्ट करने की कोशिश है कि जो ब्रिटिश हैं, अगर वो यहाँ इंडिया में रूल नहीं करेंगे तो इंडिया में पूरा कम्युनल टेंशन बढ़ जाएगा और यहाँ पे पूरा केओस की सिचुएशन हो जाएगी. अब बात हम करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कम्युनल व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं. तो इन कम्युनल व्यू, इंडियाज मिडवल हिस्ट्री वाज वन ऑफ द लॉन्ग स्टोरी ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट. तो समझ गए होंगे, Hindus and Muslims were permanently divided into hostile camps whose mutual relations were bitter, distrustful and antagonistic and hostile. तो एक बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव यहाँ पे कम्युनलिस्ट हिस्टोरियन पेश करते हैं कि जो हिंदूज और मुस्लिम के बीच में जो डिवाइड, जो मतलब मिडवल हिस्ट्री रही है, वो सिर्फ एक कहानी रही है हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की. और इसमें हिंदू और मुस्लिम जो है एक दूसरे के विरोधी खेमे में हमेशा रहे हैं और जो एक दूसरे के प्रति कड़वे भाव रखते हैं, अविश्वास और दुश्मनी भरे वो भावना रहती है दोनों के अंदर. और यहाँ पे वो बताते हैं कि देयर एग्जिस्टेड डिस्टिंक्ट सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर. और यहाँ पे एक
अलग सेपरेट हिंदूज और मुस्लिम कल्चर एग्जिस्ट करता था. Because of their belonging to different religion, Hindus and Muslims form distinct and exclusive and mutually hostile cultural and political communities. Thus, for example, R.C. Majumdar wrote in 1957 that medieval India remained permanently divided into two powerful units, each with marked individuality to its own, which did not prove amenable to fusion or even close to permanent coordination. Similarly, Ishtiaq Ahmad Qureshi wrote in 1950 that at all times Muslims of the subcontinent were resolute to refusing to assimilate, though local population made conscious effort to maintain their distinctive character. तो इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस थे, इस तरीके के जो विचारधारा थे, वो हमें काफ़ी हद तक कम्युनलिस्ट ट्रेंड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में देखने को मिलते हैं. और इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जब आप अपने किताबों में इस तरीके की बातें लिखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हैं, इनके कल्चर अलग हैं, इनकी भाषा अलग है, इनके रहने सहने का ढंग अलग है, ज़ुबानें अलग हैं, तो आम लोगों के अंदर ये भावना भी डेवलप होने लगती है कि हाँ भाई, हिंदू और मुस्लिम अलग हैं और हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं. और जब हम दुश्मन रहे हैं, जब हमारे बीच में कोई समानता ही नहीं है, तो हम दोनों को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये उनके विचारधारा का असर था. और इस विचारधारा का ये असर होता है कि जो 1920s और 1930s में जो कम्युनल टेंशन्स बढ़ते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं जगह जगह पे, तो उस कम्युनल राइट्स का बड़े पैमाने पर उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है. और बड़े बड़े पैम्पलेट्स हमें देखने को मिलते हैं उन कम्युनल राइट्स के रिज़ल्ट में. 1940s में ये आवाज़ बुलंद होने लगती है कि मुस्लिम्स हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं हैं और मुस्लिम्स के लिए एक नया नेशन क्रिएट होना चाहिए जिसे वो लोग पाकिस्तान कहते हैं. तो यहीं से एक पाकिस्तान मूवमेंट की शुरुआत होती है. तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं कम्युनलिस्ट ट्रेंड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, वो काफ़ी हद तक कम्युनलिस्ट पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करती है. जैसे लाहौर मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ था, जो मार्च 1940 में हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 1200 years हैड फेल्ड टू अचीव यूनिटी एंड हैड विटनेस ड्यूरिंग द एजेस. इंडिया ऑलवेज डिवाइडेड इनटू हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया. इसी तरह से वी.डी. सावरकर 1923 में अपनी हिंदुत्व नाम की किताब में लिखते हैं कि द डे व्हेन मोहम्मद गजनी क्रॉस द इंडस, दैट डे द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ बिगेन, which ended, shall we say, with Abdali. In this conflict, all the Hindus belonging to different sects, region and castes suffered as Hindus and triumphed as Hindu. तो इन दोनों ही राइटिंग्स में हमें ये इन दोनों के ही जो वचन हैं, जो इन्होंने कहा है, उसमें हमें साफ साफ ही इस बात का जिक्र मिलता है कि एक कम्युनलिस्ट ट्रेंड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग की वजह से पॉलिटिक्स के स्तर पे क्या असर हो सकता है. और फिर एम.एस. गोलवलकर ये कहते हैं इसी चीज़ में आगे बढ़ाते हैं कि बिगेन टू क्लास आवर सेल्फ विथ आवर ओल्ड इन्वेडर एंड फोइज अंडर द आउटलैंडिश नेम इंडियन, एंड ही एडेड दैट इज़ द रियल डेंजर ऑफ द डे, आवर forgetfulness, our believing and old and bitter enemies to be our friends. तो ये चीज़ कहते थे कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमारे ऊपर हमलावर थे, जो हमारे ऊपर हमसे पुरानी दुश्मनी रखते हैं, हम उन्हें अपना दोस्त मान लेने लगते हैं, ये और लोगों को माफ़ करने का जो हमारे अंदर जो कमी है, यही हमें कमज़ोर किए पड़ा है.
तो इस तरीके की जो राइटिंग्स हमें देखने को मिलती है, इससे हमें टू नेशन थ्योरी का एक फाउंडेशन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और इस तरह से इन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसी के उसमें हमें ये देखने को मिलता है, एज अ कॉरोलरी ऑफ दिस व्यू द कम्युनल हिस्टोरियन डिनाइड और अंडरप्लेड एनी अदर सोशल रिलीजन social tension or conflict in medieval society. For example, any caste or class tension was ignored, and other political conflicts such as between Rajput and Maratha chieftain or between Afghan and Turks were underplayed. तो बाकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको सब नज़रअंदाज कर दिया, उनको डाउनप्ले किया, और सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम के जो भी झगड़े थे उनको ही ज़्यादा प्रचारित किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल इस कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी का हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे एक इवेंट था खानवा का बैटल ऑफ खानवा, ठीक। ये होता है आपका 1527 में, और यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ बाबर रहता है और एक तरफ रहता है राणा सांगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राणा सांगा के साथ मेवात का मुस्लिम राजपूत जिसका नाम है हसन खान मेवाती, जो कि मुस्लिम है, ये भी इसके साथ शामिल था। जबकि बाबर के साथ भी कई सारे हिंदू सैनिक थे, हिंदू सोल्जर्स एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें उन्हें दिल्ली से वो किया था, ऐड किया था। ये चीज़ मुस्लिम कम्युनलिस्ट इग्नोर करते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो क्या कहते हैं कि चूँकि यहाँ पे बाबर था, यहाँ पे राणा सांगा था, ये मुस्लिम था, ये हिंदू था, इसलिए बाबर को वो कहते हैं गाजी, और राणा सांगा को कहते हैं क्या, काफिर। और यहाँ पे वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो बाबर की जो जीत हुई थी, ये मुस्लिम गाजियों की काफिरों पे जीत हुई थी। तो इस तरीके से वो अपने कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में इस तरीके की चीज़ों को वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इस जंग से आप ये साबित होता है कि हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं है, और वो अलग हैं, और न सिर्फ अलग हैं बल्कि एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। जबकि उसी युद्ध के उसी हिस्से में हसन खान मेवाती जो राणा सांगा के लिए लड़ते हुए मारा गया, उसको ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और बाबर के लिए कितने ही हिंदू सैनिकों ने अपनी जान दी, उसको भी ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूँ कि 1567-68 में चित्तौड़ पर दूसरा घेरा अकबर डालता है। यहाँ पे रहते हैं महाराणा प्रताप। अब इस चित्तौड़ के जो दूसरे घेरे में रहता है अकबर, अपने आप को अकबर यहाँ पे ये कहता है कि हम गाजी हैं, इसलिए हम शराब नहीं पिएंगे, ठीक है। यही अकबर बाद में जब आगे चल के मजहर नाम का मजहर में खुद को ये कहता है कि मैं इंसान है कामिल हूँ, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और वहाँ पे ये कह देते हैं कि अकबर एक काफिरों जैसा बर्ताव कर रहा है। फिर एक और जंग पे आते हैं। 1575 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। इस बैटल में एक तरफ महाराणा प्रताप रहते हैं और दूसरी तरफ रहता है अकबर। खास बात यह है दोनों की सेना का सेनापति कौन है। हाकिम खान सूर
महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति है, जो कि एक अफगान है, एक पठान है और एक मुस्लिम है। और इसका कौन है? मान सिंह, एक हिंदू है, एक कछवाहा है, एक राजपूत है। यहाँ पे कहाँ से आप कह सकते हो कि ये धर्म युद्ध है या काफिरों और गाजियों की लड़ाई है, जबकि यहाँ पे तो सेनापति ही विपरीत खेमे में है। तो ऐसी तरह की कंट्राडिक्शंस की वजह से ही कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे सवाल उठते रहे हैं, और इन सारे कंट्राडिक्शंस को नज़रअंदाज करते हुए जो कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई है वो काफ़ी बार क्वेश्चन भी की गई है। और इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं कि जैसे हिंदू और मुसलमानों में दुश्मनी हमेशा से रही है और वो हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं, ये इनकी हिस्टोरियोग्राफी का सबसे बड़ा खामी रही है। व्यूज़ ऑफ मुस्लिम एज रूलर्स इन मिडवल इंडिया। अब इस पर अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि आवर डिमांड इज़ नॉट फ्रॉम हिंदूज बिकॉज हिंदूज नेवर टुक द होल ऑफ इंडिया, इट वॉज द मुस्लिम हु टुक इंडिया एंड रूल फॉर 700 ईयर्स। ये कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना कि हमारी मांग हिंदुओं से नहीं बल्कि क्योंकि हिंदू कभी पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान पे रूल नहीं किया, हमारी मांग ये है कि हम पूरे मुस्लिम जो है वो पूरे 700 साल तक पूरे हिंदुस्तान को रूल किए हैं। इट वॉज द ब्रिटिश हु टुक इंडिया फ्रॉम मुसलमान। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान लेना है तो अंग्रेज़ों से लेना है। और द हिंदू कम्युनलिस्ट टू रेडी टू एक्सेप्ट दैट हिंदूज वर स्लेव्स अंडर मुस्लिम रूल। और इस तरह से 1937 में वी.डी. सावरकर ने कहा कि रूल ऑफ मुस्लिम रूलर्स वर वेरिटेबल डेथ वारंट टू हिंदू नेशन। तो इस तरह से हम चीज़ देखने को मिलते हैं कि जो कम्युनलिस्ट ट्रेंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी यहाँ पे जो डेवलप होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है 1930s में, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के इंडिया का पार्टीशन का कारण बनती है। और जब पार्टीशन हो भी जाता है तो उसमें जो इतने ज़्यादा कम्युनल वायलेंस होते हैं उसके पीछे भी यही एक रीज़न रहता है कि दोनों के बीच में एक हेट और जिसे कहते हैं कि हेट और डिस्ट्रस्टफुल इन्वायरमेंट का एग्जिस्ट करना रहता है। तो यही चीज़ ज़्यादा है कम्युनलिस्ट ट्रेंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे हिस्ट्री राइटिंग में ये इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है यूजीसी में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे हम बात करेंगे, जो हमारे टॉपिक रहेगा हिस्टोरियोग्राफी में वो रहने वाला है हमारा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रहता है हमारा कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इसे हम नियो कॉलोनियल या फिर नियो लिबरल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी भी कहते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, सभी स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।